राधे राधे दोस्तों, आप सभी का कान्हा एजुकेशन चैनल में स्वागत है। दोस्तों आज की जो हमारी क्लास है दोस्तों वो बीएसटीसी के 2014 के पेपर को है लेकर। तो शिक्षण अभिरुचि का पेपर है दोस्तों आज 2014 का, उसको हम सोल्व करेंगे दोस्तों। तो आज का जो हमारा पहला प्रश्न है दोस्तों वो है कि शिक्षक के लिए विद्यार्थी का मूल्यांकन कार्य करना इसलिए आवश्यक हो जाता है क्योंकि दोस्तों जो एक शिक्षक है दोस्तों उस शिक्षक के लिए जो विद्यार्थी का मूल्यांकन करना क्यों आवश्यक होता है दोस्तों। तो मैं आपको बता दूं कि दोस्तों जो शिक्षक है उस शिक्षक को विद्यार्थी का मूल्यांकन करना आवश्यक हो जाता है क्योंकि जो बच्चा है दोस्तों वो बालक है, इस बालक का अधिगम स्तर क्या है दोस्तों, अधिगम जो स्तर है दोस्तों और अधिगम स्तर और अधिगम की जो सीखने की क्षमता है दोस्तों, बालक की उस सीखने की क्षमता का क्या होता है दोस्तों, पता किया जाता है कि बालक ने क्या सीखा है और क्या नहीं सीखा है, बालक द्वारा क्या क्या सीखा जा रहा है या उसके सीखने के स्तर में वृद्धि हो रही है या नहीं दोस्तों। तो सीखने के अंदर क्या बदलाव आया है, तो मूल्यांकन करना चाहिए शिक्षक को। तो मूल्यांकन करने का क्या कार्य है, क्या आवश्यक है, तो यह है कि इससे विद्यार्थी की अधिगम क्षमता का ज्ञान होता रहता है। यानी कि जो विद्यार्थी की अधिगम क्षमता है यानी कि जो सीखने की क्षमता है दोस्तों, ये सीखने की क्षमता का क्या होता है, ज्ञान होता है। तो विकल्प तीसरा इसका सही उत्तर है दोस्तों। अगला जो हमारा प्रश्न है कि बालक के विकास में योगदान होता है दोस्तों। जो एक बालक है दोस्तों, इस बालक के विकास के योगदान, जो बालक है दोस्तों इस बालक के जो विकास का योगदान है, इस बालक के विकास के योगदान में किसका सहयोग होता है दोस्तों, तो अच्छे विद्यालय का, पाठ्य पुस्तकों का, धनवान माता पिता का, योग्य एवं समर्पित शिक्षकों का। तो दोस्तों इसके अंदर जो सही विकल्प है वो विकल्प है डी, चौथा विकल्प सही है। कैसे है वो देखते हैं दोस्तों। ये एक बालक है और इस बालक का दोस्तों विकास की बात करूं तो जो विकास है दोस्तों, यदि अच्छा विकास और सही विकास होगा दोस्तों तो वो होगा योग्य एवं समर्पित शिक्षक। यदि योग्य शिक्षक मिलेगा बालक को और समर्पित शिक्षक मिलेगा, योग्य यानी कि जिस प्रकार का मानसिक रूप से, शारीरिक रूप से, बौद्धिक रूप से जो सर्वांगीण विकास होता है बालक का, उस बालक के सर्वांगीण विकास के लिए कोई शिक्षक यदि उसके लिए योग्य हो जाए और समर्पित हो जाए कि मैं इस बालक को सर्वांगीण विकास करके रहूंगा, तो बालक का जो विकास होगा, बालक के जो विकास के अंदर जो योगदान होगा दोस्तों, वो योगदान होगा योग्य एवं समर्पित शिक्षक का। किसका दोस्तों, योग्य एवं समर्पित शिक्षक का होगा, योग्य एवं समर्पित शिक्षक का होगा दोस्तों। अगला जो हमारा प्रश्न है दोस्तों वो प्रश्न है कि उत्तम नेता के गुणों का विकास के लिए सबसे प्रमुख माध्यम है दोस्तों। जो उत्तम नेता के गुण के लिए सबसे प्रमुख माध्यम कौन सा है दोस्तों, तो वो प्रमुख माध्यम है दोस्तों क्या है, स्कूल है दोस्तों। प्रमुख माध्यम क्या है, स्कूल है नेता के उत्तम गुणों के लिए, नेता के उत्तम गुणों के लिए दोस्तों। तो नेता के उत्तम गुण की बात करूं तो दोस्तों जो विद्यालय है, जो स्कूल है दोस्तों, इस स्कूल के अंदर दोस्तों जो नेतागिरी करता है, जो बालक किसी का नेतृत्व करता है दोस्तों, तो वो आगे बढ़कर एक नेता के गुण दोस्तों क्या करता है, ग्रहण करता है और उसके अंदर अच्छे नेता के गुण आते हैं और नेता के गुण क्या होते हैं उसमें दोस्तों विकसित होते हैं। इसलिए नेता के उत्तम गुणों के लिए दोस्तों क्या है दोस्तों, स्कूल है। क्या है, सबसे प्रमुख माध्यम स्कूल है। यदि बालक विद्यालय के अंदर नेता के रूप में नेतृत्व करते हुए आगे बढ़ेगा तो वो एक उत्तम नेता बनेगा आगे जाकर दोस्तों। अगला जो हमारा प्रश्न है कि बालक के समाजीकरण का उद्देश्य होता है। एक बालक है, इस बालक के समाजीकरण का उद्देश्य होता है व्यक्तिगत व सामाजिक समायोजन में वृद्धि करना, बालक की अभिवृत्तियों, पसंदों तथा विश्वासों का विकास करना, एक सामाजिक समूह के प्रतिमानों को विकसित करना, समूह मानकों को ग्रहण करने योग्य बनाना दोस्तों। तो एक बालक के समाजीकरण का उद्देश्य होता है, बालक के समाजीकरण का यानी कि बालक के अंदर जो समाज का विकास है दोस्तों, वो समाज का विकास बालक के अंदर कैसे होना चाहिए दोस्तों। तो बालक के अंदर दोस्तों जो समाज का विकास है, जो समाज के अंदर जो क्या है दोस्तों, सामाजिक समूह के प्रतिमानों को, यानी कि जो समाज को चलाने वाले, समाज के अंदर जो नेता लोग होते हैं अच्छे अच्छे दोस्तों, तो उनके जो प्रतिमान है दोस्तों, प्रतिमान यानी कि कहें कि वो मॉडल दोस्तों, समाज को दोस्तों क्या है, एक मॉडल है समाज के अंदर जो मॉडल के रूप में काम करते हैं। जैसे बात करें दोस्तों किसी समाज के कोई अध्यक्ष की बात करें, वो अच्छे पद पर है, अच्छे कार्यरत है दोस्तों, तो उसके उसी की तरह एक बालक को बनाने के लिए दोस्तों क्या किया जाता है, एक मॉडल का रूप दिया जाता है, एक प्रतिमान को विकसित किया जाता है कि तुझे भी इसी प्रकार से बनना है और ऐसा बनना है दोस्तों।
तो ठीक है ना, इसका जो विकल्प है तीसरा सही है कि एक सामाजिक समूह के प्रतिमानों को विकसित करना। अगला प्रश्न है कि बालक का सामाजिक विकास श्रेष्ठ होगा। जो बालक है दोस्तों, उस बालक का सामाजिक विकास श्रेष्ठ कब होगा? तो दोस्तों बालक का सामाजिक विकास श्रेष्ठ की बात करूं दोस्तों, तो उसके माता पिता यदि उसके साथ लाड प्यार से क्या आए दोस्तों, लाड प्यार से पेश आए और उसे दोस्तों क्या है, सामाजिक नियमों का सावधानी से पालन करवाए। यानी कि एक बालक है, इस बालक के अंदर सामाजिक विकास के लिए उसके एक तो माता पिता क्या है दोस्तों, लाड प्यार से पेश आए। लाड प्यार से क्या है दोस्तों, पेश आए। लाड प्यार से पेश आए, लाड प्यार से पेश आना यानी कि उसके साथ लाड प्यार से रहना। और बालक को एक सामाजिक नियमों या कानून है, जो समाज के नियम या कानून होते हैं, उनको सावधानी से बताना और सावधानी से उनका पालन करवाना। दोस्तों बालक के अंदर सामाजिक विकास क्या होगा, श्रेष्ठ होगा। इससे तो विकल्प पहला ही इसका सही उत्तर है दोस्तों। अगला हमारा प्रश्न है कि यदि बालक का समाजीकरण न हो तो वह कैसा होगा? यदि बालक का समाजीकरण न होगा तो दोस्तों बालक क्या होगा, कुसामाजिक होगा। क्या होगा दोस्तों, बालक कुसामाजिक होगा। बालक का समाजीकरण न होने पर बालक एक कुसामाजिक होगा। अगला हमारा प्रश्न है कि शिक्षक का प्रमुख कार्य है दोस्तों, पाठ्यक्रम समय पर पूरा करवाना, छात्रों को प्रभावी शिक्षा देना, छात्रों का मार्गदर्शन करना, छात्रों के साथ पक्षपातपूर्ण व्यवहार करना। तो दोस्तों शिक्षक का जो प्रमुख कार्य है वो है प्रभावी शिक्षण देना। क्या देना दोस्तों, प्रभावी शिक्षा देना। छात्रों को क्या देना दोस्तों, प्रभावी शिक्षा देना। क्या देना दोस्तों, प्रभावी शिक्षा देना। और प्रभावी शिक्षा देना और विकल्प नंबर किसमें है दोस्तों, प्रभावी शिक्षण देना छात्रों को। विकल्प दूसरा सही है इसका उत्तर दोस्तों। क्या सही है दोस्तों, विकल्प दूसरा सही है। अगला हमारा प्रश्न है कि संप्रेषण व शिक्षा में, संप्रेषण व शिक्षा में सुनने की महत्वपूर्ण भूमिका है, यह कथन है दोस्तों। संप्रेषण का मैं अर्थ बता दूं कि दोस्तों जो भी हमारे पास सूचनाएं होती हैं, उस सूचना को क्या किया जाता है दोस्तों, आदान प्रदान किया जाता है। उस सूचना को क्या किया जाता है दोस्तों, आदान प्रदान किया जाता है। तो संप्रेषण का अर्थ होता है सूचना का आदान प्रदान। और शिक्षा में सुनने की महत्वपूर्ण भूमिका है, यह कथन है दोस्तों। तो यह कथन क्या है दोस्तों, सही है। क्या है दोस्तों, सही है। तो सही है मतलब विकल्प दूसरा सही है इसका उत्तर। सुनने की महत्वपूर्ण भूमिका होती है। जब आप सुनोगे तो शिक्षा को ग्रहण कर पाओगे, और आप सुनोगे तो आप क्या होगा दोस्तों, संप्रेषण के द्वारा जो आपको सूचना दी जाती है उसको भी आप अच्छे से सुन पाओगे और सीख पाओगे दोस्तों। अगला जो हमारा प्रश्न है कि नेतृत्व एक विशेष प्रक्रिया का नाम है जिसके लिए दो सर्वोत्तम शब्द हो सकते हैं दोस्तों। नेतृत्व एक विशेष प्रक्रिया के लिए क्या है दोस्तों, नेतृत्व एक विशेष प्रक्रिया के लिए नाम है जिसके लिए दो सर्वोत्तम शब्द हो सकते हैं। एक तो नेतृत्व का शब्द दोस्तों क्या होता है, एक तो प्रभुत्व होता है, दूसरा क्या होता है दोस्तों, व्यवस्था होता है। क्या होता है, व्यवस्था। यानी कि प्रभुत्व और व्यवस्था नेतृत्व का दूसरा नाम है दोस्तों। तो विकल्प दूसरा इसका सही उत्तर है दोस्तों। अगला हमारा प्रश्न है कि आज के नेताओं के जीवन मूल्यों में बदलाव आ गया है दोस्तों। आज के जो नेता है दोस्तों, इन नेताओं के जीवन के मूल्य में क्या आ गया, बदलाव आ गया। क्या यह कथन निसंदेह है, असहमत है आप इस कथन से, संभवतः कम सहमत दोस्तों? तो हम एक शिक्षक के नाते इसका उत्तर देंगे दोस्तों संभवतः, क्योंकि इसका हम सही उत्तर नहीं दे सकते कि एक जो नेता है, इस नेता के जीवन के अंदर क्या है, मूल्यों में बदलाव आ गया। तो संभवतः कह सकते हैं कि संभवतः आ गया होगा बदलाव। तो क्या है दोस्तों, संभवतः इसका सही उत्तर होगा, संभवतः। हम ना तो इसको निसंदेह कह सकते हैं कि हाँ निसंदेह उनके मूल्यों में बदलाव आ गया है, ना हम इससे असहमत हो सकते हैं, ना ही हम इसे कम सहमत हो सकते हैं। तो क्या है, संभवतः कह देंगे दोस्तों। अगला हमारा प्रश्न है कि आपकी राय में शिक्षकों को समय पर विद्यालय आना चाहिए दोस्तों। जो आपकी राय है कि शिक्षक को एक विद्यालय में समय पर आना चाहिए, इससे क्या प्रभाव पड़ेगा बालकों पर दोस्तों? तो इससे बालकों पर प्रभाव पड़ेगा कि बालक भी समय पर आएगा, क्योंकि जब एक शिक्षक समय पर आता है तो बालक भी समय पर आना चाहता है, क्योंकि उसका शिक्षक, उसका गुरु समय पर विद्यालय में आता है तो बालक उससे सीख लेता है कि मुझे भी समय पर जाना चाहिए, और मैं जो कार्य करता हूं दोस्तों वो कार्य भी क्या है, समय पर पूरा करना चाहिए, ताकि एक आगे जाकर अच्छा इंसान बन सके और समय की क्या है दोस्तों, कीमत जान सके। समय बहुत बड़ा महत्वपूर्ण है दोस्तों। तो इसका क्या है दोस्तों, समय पर आने पर छात्र भी समय पर आएंगे। विकल्प दूसरा इसका सही उत्तर है। कौन सा दोस्तों, विकल्प दूसरा इसका सही उत्तर है कि समय पर आने पर छात्र भी समय पर आएंगे दोस्तों। अगला हमारा प्रश्न है
कि प्रयोगात्मक मूल्यांकन विधि विज्ञान एवं कंप्यूटर के विद्यार्थियों के लिए अधिक आवश्यक मानी गई है, क्योंकि दोस्तों एक प्रयोगात्मक मूल्यांकन विधि के बारे में मैं आपको बता दूं दोस्तों, दो शब्द के अंदर क्या है। तो दोस्तों प्रयोगात्मक मूल्यांकन विधि दोस्तों उसे कहा जाता है कि आपके पास जो भी सैद्धांतिक ज्ञान है दोस्तों, सैद्धांतिक ज्ञान यानी कि आपके पास जो भी किताबी ज्ञान है, उस किताबी ज्ञान को आपको व्यवहारिक ज्ञान में बदला जाता है। यानी कि आपको पता है कि साबुन कैसे बनता है, कपड़े धोने का साबुन, कपड़े धोने का बेकिंग सोडा से कैसे बनता है, वो आपको किताबी ज्ञान है दोस्तों। यदि आप उस साबुन बनाने वाली क्रिया को यदि आप व्यवहारिक ज्ञान में लाते हो और अपने हाथों द्वारा उस साबुन को बनाते हो बेकिंग सोडा, कास्टिंग सोडा के साथ दोस्तों, जो कास्टिंग सोडा है साबुन बनाने का, उस साबुन कास्टिंग सोडा से आप साबुन खुद बनाते हो किताबी ज्ञान को ध्यान में रखते हुए। यानी कि जो सैद्धांतिक ज्ञान है उसको व्यवहारिक ज्ञान के रूप में लाकर क्रिया करके काम में लिया जाता है दोस्तों। तो क्या होता है, प्रयोगात्मक मूल्यांकन विधि होती है दोस्तों। तो इसका जो उत्तर है दोस्तों, विकल्प दूसरा सही है कि इसमें सैद्धांतिक ज्ञान को व्यवहारिक ज्ञान से क्रियाशील करके ही पूर्ण अधिगम संभव बनाया जाता है दोस्तों। यानी कि जो सैद्धांतिक जो किताबी ज्ञान था उसको क्रिया करके सीखा जाता है और उससे क्या किया जाता है दोस्तों, पूर्ण बनाया जाता है। अगला हमारा प्रश्न है कि यदि आपके विद्यालय में भिन्न भिन्न जाति वाले शिक्षक हैं तो आपका उनके प्रति क्या व्यवहार होगा। तो हमारा उनके प्रति जो व्यवहार होगा दोस्तों, कोई भेदभाव नहीं होगा। क्या होगा दोस्तों, कोई भेदभाव नहीं होगा। क्या नहीं होगा दोस्तों, कोई भेदभाव नहीं होगा। यही हमारा उत्तर होगा, कोई भेदभाव नहीं होगा दोस्तों। अगला जो हमारा प्रश्न है कि व्यक्तिगत या सामूहिक रूप से प्रशंसा को तकनीकी भाषा में कहा जाता है दोस्तों। जो व्यक्तिगत या सामूहिक रूप से दोस्तों जो प्रशंसा होती है, इस प्रशंसा को तकनीकी रूप में क्या कहा जाता है दोस्तों। तो इस प्रशंसा को तकनीकी रूप में दोस्तों पुरस्कार कहा जाता है। क्या कहा जाता है दोस्तों, पुरस्कार कहा जाता है तकनीकी भाषा में। इस प्रशंसा को तकनीकी की भाषा में पुरस्कार कहा जाता है, जो विकल्प दूसरा सही है दोस्तों। अगला जो हमारा प्रश्न है कि शिक्षक और प्राचार्य एक दूसरे के होते हैं दोस्तों। जो शिक्षक और प्राचार्य होते हैं दोस्तों, जो एक दूसरे के क्या होते हैं दोस्तों, एक दूसरे के सहयोगी होते हैं। एक दूसरे के क्या होते हैं दोस्तों, शिक्षक और प्राचार्य एक दूसरे के सहयोगी होते हैं दोस्तों। प्रतिद्वंदी होते नहीं, प्रतिद्वंदी नहीं होते, ना ही मित्र होते हैं, सहयोगी होते हैं, विरोधी होते हैं। तो दोस्तों इसका विकल्प तीसरा सही है कि जो प्राचार्य और शिक्षक हैं वो एक दूसरे के क्या होते हैं दोस्तों, सहयोगी होते हैं, एक दूसरे का सहयोग करते हैं। अगला हमारा प्रश्न है कि राष्ट्रीय कैडेट कोर एनसीसी के टोली नायक के रूप में आप किस छात्र का चुनाव करना पसंद करेंगे दोस्तों। जो राष्ट्रीय कैडेट कोर एनसीसी है दोस्तों, इसके टोली नायक के रूप में हम उस छात्र का दोस्तों चुनना पसंद करेंगे जिसका क्या होगा दोस्तों, प्रभावी व्यक्तित्व होगा। क्या होगा दोस्तों, प्रभावी व्यक्तित्व होगा। प्रभावी व्यक्तित्व होगा। हम प्रभावी व्यक्तित्व वाले को क्या करेंगे दोस्तों, प्रभावी व्यक्तित्व वाले को हम चुनना पसंद करेंगे। नेतृत्व के बारे में, किसके बारे में दोस्तों, नेतृत्व के बारे में चुनेंगे हम। नेतृत्व उसे देंगे, क्या करेंगे दोस्तों, टोली नायक के रूप में उसे चुनेंगे जिसका प्रभावी व्यक्तित्व वाले छात्र का चुनाव करेंगे दोस्तों। यानी कि इसका जो उत्तर है वो दूसरा सही उत्तर है। अगला हमारा प्रश्न है कि शिक्षक का उद्देश्य होना चाहिए। जो एक शिक्षक है दोस्तों, उस शिक्षक का उद्देश्य होना चाहिए दोस्तों। शिक्षक का उद्देश्य क्या होना चाहिए वो देखते हैं विकल्प के आधार पर, क्योंकि यदि सारे प्रश्नों के उत्तर ऐसे ही देंगे दोस्तों तो मजा नहीं आता है। कभी कभी प्रश्न को भी पढ़ लेना चाहिए, विकल्प को भी पढ़ लेना चाहिए, क्योंकि कभी कभी प्रश्न का उत्तर है विकल्प में छिपा रहता है। हम जो सोचते हैं और समझते हैं वो उत्तर नहीं मिल पाता है दोस्तों। इसलिए एक बार प्रश्न के साथ साथ विकल्प को पढ़ना जरूरी होता है दोस्तों। तो हम पढ़ते हैं, क्योंकि मैंने अभी तक कुछ विकल्प पढ़े और कुछ प्रश्न के विकल्प नहीं पढ़े। जिनके विकल्प नहीं पढ़े दोस्तों तो उनका जो प्रश्न है वो प्रश्न ऑटोमेटिक ही उत्तर दे रहा था, इसलिए विकल्प मुझे पढ़ने की जरूरत नहीं पड़ी। लेकिन इसके अंदर देखते हैं कि क्योंकि विकल्प अच्छे होंगे दोस्तों। तो परीक्षा उत्तीर्ण करना, छात्रों का सर्वांगीण विकास करना, व्यवहार में कुशलता लाना, छात्रों को भेदभाव सिखाना। तो दोस्तों जो शिक्षक है, इस शिक्षक का उद्देश्य क्या है दोस्तों, तो इस शिक्षक का जो उद्देश्य है दोस्तों वो है छात्रों का क्या करना दोस्तों, छात्रों का सर्वांगीण विकास करना। क्या करना दोस्तों, सर्वांगीण विकास
करना, सर्वांगीण विकास करना दोस्तों। सर्वांगीण विकास के बारे में बताऊं तो जो बालक है दोस्तों, बालक का शारीरिक विकास, मानसिक विकास और बौद्धिक विकास, यानी कि जो बालक का मानसिक, शारीरिक और बौद्धिक विकास है दोस्तों, इन तीनों विकास को क्या करना दोस्तों, शिक्षक का उद्देश्य होता है। तो विकल्प दूसरा आपका सही है दोस्तों। अगला जो हमारा प्रश्न है कि वर्तमान परिस्थितियों में शिक्षक नेता के लिए, वर्तमान परिस्थितियों में शिक्षक नेता के लिए सादा जीवन और उच्च विचार का सिद्धांत है दोस्तों। जो सादा जीवन और उच्च विचार है दोस्तों, एक शिक्षक नेता के लिए वर्तमान की परिस्थितियों में कौन सा सिद्धांत है दोस्तों, तो ये क्या है दोस्तों, कल्याणकारी है। क्या है दोस्तों, कल्याणकारी है। कल्याणकारी है, तो इसका राइट उत्तर क्या होगा दोस्तों, विकल्प चौथा कल्याणकारी होगा। विकल्प चौथा कल्याणकारी होगा। अगला जो हमारा प्रश्न है कि जो नेता का समय है दोस्तों, वो नेता का समय है किसके लिए है दोस्तों, तो नेता का समय है वो बात करें दोस्तों परिवार के लिए, मित्रों के लिए, देश के लिए और सोने के लिए दोस्तों। तो नेता का जो एक समय है दोस्तों, वो तो सोने के लिए तो नहीं है, लेकिन मित्र के लिए भी है, देश के लिए भी है, परिवार के लिए है। लेकिन सबसे ज्यादा समय है दोस्तों, तो एक नेता का समय किसके लिए ज्यादा आवश्यक है दोस्तों, तो वो है देश के लिए। किसके लिए दोस्तों, देश के लिए है। जो एक नेता का समय है दोस्तों, वो एक देश के लिए है दोस्तों। शिक्षण अभिरुचि को आप जब भी पढ़ो और प्रश्न को हल करो, तो उसके लिए आपको दोस्तों मानसिक रूप से शिक्षक बनना पड़ेगा। और जो उत्तर दोगे आप दोस्तों, वो सकारात्मक सोच रखते हुए देंगे, तो आपका प्रश्न सही होगा और आप अच्छे नंबर ला पाओगे। यदि आपके मन में कोई किसी पार्टी को लेकर नेता के रूप में नकारात्मक आ गई बात, और यदि आप उस नकारात्मक बात को ध्यान में रखते हुए उत्तर देते हो दोस्तों, तो आपका क्या होगा, उत्तर गलत होगा। आप शिक्षक बनने जा रहे हो दोस्तों, तो आप हर जगह सकारात्मक सोच रखें और सकारात्मक सोच के साथ आगे बढ़ेंगे, तो आप शिक्षण अभिरुचि के अंदर अच्छे से नंबर लेकर आएंगे दोस्तों। आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है दोस्तों, तो चैनल को एक बार सब्सक्राइब कर ले और अपने दोस्तों तक शेयर जरूर करें दोस्तों। अगला जो हमारा प्रश्न है दोस्तों कि आप अध्यापन व्यवसाय की प्रगति के लिए सर्वोच्च महत्व प्रदान करेंगे दोस्तों। आप अध्यापन व्यवसाय की प्रगति के लिए सर्वोच्च महत्व प्रदान करेंगे। उच्च कोटि का कक्षा शिक्षण कार्य, अधिकाधिक ट्यूशन कार्य, उत्तम पुस्तकों का लेखन, शिक्षण कार्य में पलायन दोस्तों। अध्यापन व्यवसाय की प्रगति के लिए सर्वोच्च महत्व प्रदान करेंगे, तो उच्च कोटि का शिक्षण कार्य क्या करेंगे दोस्तों, उच्च कोटि का शिक्षण कार्य, उच्च कोटि का शिक्षण कार्य करेंगे दोस्तों। कौन सा करेंगे, उच्च कोटि का शिक्षण कार्य करेंगे दोस्तों। तो पहला इसका सही उत्तर है दोस्तों। अगला हमारा प्रश्न है कि निम्नलिखित में से शिक्षक के कौन से निजी गुण शिक्षण को प्रभावित नहीं करते दोस्तों। एक शिक्षक के कौन से निजी गुण हैं जो शिक्षण को प्रभावित नहीं करते दोस्तों, तो निजी गुण वो है दोस्तों दयालुता। कौन सा दोस्तों, दयालुता। दयालुता वे गुण है शिक्षक का निजी जो क्या है दोस्तों, शिक्षण को प्रभावित नहीं करता। दयालुता, दयालुता दोस्तों एक शिक्षक का निजी गुण है जो क्या है दोस्तों, शिक्षण को प्रभावित नहीं करता है। बाकी जितने भी शिक्षक के जो गुण है दोस्तों, निजी गुण, वो क्या है, शिक्षण को प्रभावित करते हैं, लेकिन दयालुता क्या है दोस्तों, शिक्षण को प्रभावित नहीं करता है। तो इसका जो राइट उत्तर है दोस्तों, विकल्प तीसरा दयालुता सही है। अगला जो हमारा प्रश्न है कि कक्षा में उचित संप्रेषण हेतु तो आवश्यक है कि आपका व्यवहार पूर्ण रूप से नाटकीय हो दोस्तों। कि जो कक्षा के अंदर संप्रेषण है दोस्तों, इस संप्रेषण के हेतु लिए, इस संप्रेषण के लिए जो आपका व्यवहार है वो पूर्ण रूप से नाटकीय रूप में हो दोस्तों। तो क्या आप इससे क्या यह बात सत्य है, असत्य है, संभवतः कह सकते हैं, कह नहीं सकते। तो दोस्तों इसका जो उत्तर है दोस्तों, विकल्प दूसरा असत्य है। क्योंकि कक्षा के अंदर जो आपकी बात रखने के लिए जो आप संप्रेषण करते हो, उसके लिए आपका जो व्यवहार है वो नाट्यपूर्ण होना कोई जरूरी नहीं है दोस्तों। अगला जो हमारा प्रश्न है वो प्रश्न है कि संप्रेषण व्यापक रूप में, जो संप्रेषण है जो आप सूचना आदान प्रदान करते हो, वो एक व्यापक रूप में दोस्तों पशु पक्षियों व मनुष्य के मध्य विद्यमान होता है, केवल मनुष्य में विद्यमान होता है, प्रकृति में सर्वत्र विद्यमान होता है, प्रकृति व मनुष्य में समान रूप से विद्यमान होता है। तो दोस्तों इसका पहला उत्तर है पशु पक्षियों एवं मनुष्यों के मध्य विद्यमान होता है दोस्तों। अगला प्रश्न है कि आपके मित्र का पुत्र आपकी कक्षा में पढ़ता है, उसके प्रति आपका व्यवहार होगा दोस्तों। आपकी कक्षा के अंदर आप जिस कक्षा को पढ़ा रहे हो और उसी कक्षा में आपका एक मित्र का बच्चा पढ़ता है, एक मित्र का लड़का पढ़ता है, और उसके साथ आपका क्या व्यवहार होगा दोस्तों, अनुशासित होगा,
पक्षपातपूर्ण होगा, सामान्य छात्र की बातें होगा, तो पुत्र की बातें होगा। तो दोस्तों जो आपका मित्र का बच्चा, मित्र का लड़का जो आपकी कक्षा के अंदर पढ़ता है दोस्तों, तो उसके साथ जो आपका व्यवहार होगा वो व्यवहार अन्य छात्रों की बातें होगा। यानी कि आप जिस प्रकार से अन्य छात्र पर जो व्यवहार करते हो, अन्य छात्रों के साथ जो व्यवहार रखते हो, वही का वही व्यवहार उस आपके मित्र के बालक के साथ होगा दोस्तों। तो क्या होगा, विकल्प तीसरा होगा सामान्य छात्रों की बातें। क्या होगा दोस्तों, सामान्य छात्रों की बातें होगा दोस्तों। अगला हमारा जो प्रश्न है वो प्रश्न दोस्तों कौन सा है वो देखते हैं दोस्तों। अगला जो हमारा प्रश्न है कि आकस्मिक निरीक्षण पद्धति से गुणात्मक सुधार संभव है क्योंकि इससे। दोस्तों आकस्मिक निरीक्षण पद्धति यानी कि अचानक निरीक्षण किया जाता है दोस्तों। इस पद्धति से क्या है दोस्तों, अचानक निरीक्षण किया जाता है। आप कक्षा के अंदर बैठे हुए पढ़ रहे हो, आपकी कक्षा के अंदर कुछ बालक बैठकर पढ़ रहे हैं और आप अचानक जाते हो उस क्लास के अंदर और देखते हो कि कौन सा बालक क्या कर रहा है, कौन सा बालक क्या पढ़ रहा है, कौन सा बालक क्या खेल रहा है, क्या कर रहा है, कौन सी गतिविधि कर रहे हैं। तो आप क्या है कि एक आकस्मिक निरीक्षण यानी कि उनको देखते हो बालक को और पता करते हो कि कौन सा बालक क्या कर रहा है। तो आपको क्या पता चलता है कि बालक क्या सीख रहा है। तो बालक का क्या है दोस्तों, अधिगम स्तर के बारे में आप जान पाते हो। क्या जान पाते हो दोस्तों, अधिगम स्तर के बारे में जान पाते हो। और उसके अधिगम स्तर के बारे में आप क्या जान पाते हो दोस्तों, तो बात करते हैं कि विद्यार्थियों के अनुशासन, गृह कार्य और अधिगम स्तर पर क्या है दोस्तों, दृष्टि बनी रहती है। तो इसका सही उत्तर दोस्तों तीसरा है। कौन सा है दोस्तों, इसका सही उत्तर तीसरा है दोस्तों। शीर्ष गोपनीय संप्रेषण हेतु स्रोत एवं ग्राहक संप्रेषण के मध्य दूरी होनी चाहिए दोस्तों। शीर्ष गोपनीय यानी कि जो आप गोपनीय बात करते हो, गोपनीय सूचना देते हो, उसके मध्य अगले आपके सामने जो इंसान खड़ा है उसके और आपके मध्य कितनी दूरी होनी चाहिए। तो दोस्तों आपके और उसके मध्य जो दूरी होनी चाहिए, वो मध्य दूरी होनी चाहिए दोस्तों 3 से 6 इंच। कितनी दोस्तों, 3 से 6 इंच दूरी होनी चाहिए। कितनी दूरी दोस्तों, 3 से 6 इंच दूरी होनी चाहिए गोपनीय शीर्ष गोपनीय संप्रेषण हेतु। ठीक है दोस्तों। अगला जो हमारा प्रश्न है कि गृह कार्य छात्रों को स्वाध्याय प्रेमी तो बनाता है, परंतु इसके साथ साथ छात्रों में क्या करता है दोस्तों, तर्क शक्ति एवं विचार शक्ति उत्पन्न करता है दोस्तों। बिल्कुल इसका पहला उत्तर राइट है कि जो बालक गृह कार्य करता है, एक तो वो क्या बनता है, स्वाध्याय प्रेमी तो बनता है और साथ ही साथ उसके अंदर तर्क शक्ति एवं विचार शक्ति उत्पन्न होती है। अगला हमारा प्रश्न है कि जब कोई विद्यार्थी अप्रासंगिक प्रश्न पूछता है तो आप क्या करेंगे दोस्तों। यानी कि आपकी क्लास के अंदर आपसे कोई बालक अप्रासंगिक प्रश्न यानी कि जो आपका टॉपिक है उस टॉपिक के अलावा जो आपकी किताब है उस किताब के अलावा बाहर से कोई बिना काम का प्रश्न, ऐसा फालतू प्रश्न जो आपका समय बर्बाद करता हो और साथ ही साथ उस कक्षा का समय बर्बाद करता हो दोस्तों, ऐसा प्रश्न पूछता हो तो उस बालक के साथ आप क्या करोगे। तो दोस्तों उस बालक के साथ एक ही काम करना है कि जो बालक ने गलती की है दोस्तों प्रश्न पूछकर, उस गलती का क्या करवाना दोस्तों, एहसास करवाना। क्या करवाना दोस्तों, एहसास करवाना कि आगे जाकर बालक ऐसी गलती दोबारा ना करे और ऐसे प्रश्न दोबारा ना पूछे, जिससे ना तो उस बालक को फायदा हो, ना आपको फायदा हो, ना पूरी कक्षा को फायदा हो, सिर्फ और सिर्फ क्या हो, समय बर्बाद हो। ठीक है दोस्तों। तो इसका जो उत्तर होगा दूसरा है कि उसको गलती का आभास कराएंगे दोस्तों। अगला जो हमारा प्रश्न है कि कक्षा में पढ़ाते समय एक छात्र ने आपसे एक प्रश्न पूछा जिसका उत्तर आपको मालूम नहीं है, ऐसी दशा में आप करेंगे दोस्तों। यानी कि आपकी कक्षा के अंदर एक बालक ने आपसे एक प्रश्न पूछ लिया और उस प्रश्न का उत्तर आपको नहीं आता है, तो आप क्या करेंगे। तो दोस्तों सीधा सा उसका उत्तर है कि आपको एक ही काम करना है कि उसको कहना कि मुझे इस प्रश्न का तेरा उत्तर नहीं आ रहा है, तो मैं इसका उत्तर आपको कल बता दूंगा। क्या करूंगा दोस्तों, इसका उत्तर मैं आपको कल बता दूंगा। तो क्या है दोस्तों, इसका जो उत्तर है दोस्तों चौथा विकल्प सही होगा कि दूसरे दिन उत्तर बताने का वायदा करेंगे। दूसरे दिन उत्तर बताने का वायदा करेंगे। अगला जो हमारा प्रश्न है कि भारत एक धर्मनिरपेक्ष राष्ट्र है, आप एक शिक्षक के रूप में हैं। भारत एक धर्मनिरपेक्ष राष्ट्र है, आप एक शिक्षक के रूप में छात्रों को सभी धर्म के उत्सव पर शुभकामनाएं देंगे। बिल्कुल, भारत एक धर्मनिरपेक्ष राष्ट्र है, तो हम शिक्षक के रूप में सभी धर्मों के बालकों को सभी धर्म पर क्या देंगे दोस्तों, शुभकामनाएं देंगे। क्या देंगे दोस्तों, शुभकामनाएं देंगे। तो इसका पहला ही विकल्प सही है दोस्तों। अगला हमारा प्रश्न है कि शिक्षा मनोविज्ञान के अध्ययन से
शिक्षक को क्या लाभ हो सकता है दोस्तों? जो शिक्षा मनोविज्ञान है, इसके अध्ययन से एक शिक्षक को क्या लाभ हो सकता है दोस्तों? तो एक शिक्षक का जो लाभ है दोस्तों, वो एक बालक की जो मनोवृत्ति है दोस्तों, इस मनोवृत्ति को समझेगा। क्या समझेगा दोस्तों? बालक की जो मनोवृत्ति है, जो बालक का व्यवहार है दोस्तों, जो बालक के मन में जो चल रहा है, उस बालक के मन में क्या चल रहा है, बालक का क्या व्यवहार है समय अनुसार, उस समय अनुसार व्यवहार को बालक की जो मन की आवाज की है उसको समझ पाएगा दोस्तों। तो जो उत्तर है वो चौथा विकल्प सही है कि बालकों की मनोवृत्ति समझने में सहायक है दोस्तों। अगला प्रश्न है कि विद्यार्थी तथा आम श्रोता में कोई अंतर नहीं है, उक्त उक्ति से आप दोस्तों क्या है? तो उक्त उक्ति से हम दोस्तों असहमत है। क्या है दोस्तों? असहमत है। असहमत इसलिए है दोस्तों क्योंकि एक विद्यार्थी और आम श्रोता के अंदर दोस्तों बहुत अंतर होता है, क्योंकि विद्यार्थी एक पढ़ता है तो पढ़ने के साथ साथ क्या है, उसकी सोचने की शक्ति अलग होती है, तो उसके सोचने विचार में और आम श्रोता के सोचने विचारने में क्या होता है दोस्तों? फर्क होता है। तो हम क्या है दोस्तों, इससे असहमत है। ठीक है दोस्तों, तो इसका पहला विकल्प सही है दोस्तों। अगला प्रश्न है कि आप सृजनात्मकता के विकास हेतु कौन सी शिक्षण विधि अपनाएंगे दोस्तों? सृजनात्मकता का अर्थ होता है किसी कार्य को, किसी समस्या को किसी समाधान द्वारा हल करना दोस्तों। यानी कि आप कोई कार्य लेते हो और उस कार्य को आप दोस्तों किसी रचनात्मक द्वारा पूरा करते हो, रचनात्मकता से पूरा करते हो दोस्तों। क्या करते हो दोस्तों? रचनात्मकता से पूरा करते हो, किसी रचना का निर्माण करते हो दोस्तों, तो वो होती है सृजनात्मकता दोस्तों। तो सृजनात्मकता के विकास हेतु कौन सी शिक्षण विधि अपनाएंगे दोस्तों? तो सृजनात्मकता के लिए जो विधि अपनाएंगे वो अपनाएंगे दोस्तों समस्या समाधान विधि। कौन सी दोस्तों? समस्या समाधान विधि अपनाएंगे, समस्या समाधान विधि अपनाएंगे दोस्तों। विकल्प पहला सही है दोस्तों इसका उत्तर। अगला प्रश्न है कि स्वयं की रुचि निर्भर होनी चाहिए किस पर दोस्तों? स्वयं की रुचि है वो स्वयं पर निर्भर होनी चाहिए। तो इसका जो विकल्प है दोस्तों वो चौथा सही है कि स्वयं की रुचि स्वयं पर निर्भर होनी चाहिए। अगला प्रश्न है कि विद्यार्थियों में नैतिकता के विकास के लिए आवश्यक है दोस्तों। जो विद्यार्थी है दोस्तों, इस विद्यार्थी के अंदर नैतिकता के विकास के लिए आवश्यक है, वो आवश्यक है अच्छे बुरे का अंतर का महसूस करना। जो अच्छा क्या है, बुरा क्या है, उसके अंतर का महसूस करना, यानी कि विकल्प चौथा सही है इसका उत्तर दोस्तों। अगला प्रश्न है हमारा कि उत्तरदायित्व की भावना का प्रारंभिक पाठ बालक ग्रहण करता है दोस्तों। उत्तरदायित्व की भावना का प्रारंभिक पाठ बालक ग्रहण करता है दोस्तों। कहां से ग्रहण करता है? तो वो ग्रहण करता है दोस्तों घर से। कहां से दोस्तों? घर से ग्रहण करता है उत्तरदायित्व का पाठ बालक ग्रहण करता है दोस्तों। तो अगला हमारा प्रश्न है कि निर्धारण मापनी द्वारा समय समय पर विद्यार्थियों का अधिगम औसत निकाला जाता है, क्योंकि इससे उनका अधिगम स्तर मापा जा सकता है, या आधुनिकतम शिक्षा प्रणाली में उल्लेखित है। इससे अधिगम स्तर का तुलनात्मक अध्ययन समेकित किया जाता है, क्योंकि ऐसा करने पर शिक्षक को वेतन प्राप्त होता है दोस्तों। इसका विकल्प तीसरा सही है कि निर्धारण मापनी द्वारा समय समय पर विद्यार्थियों का अधिगम औसत निकाला जाता है, क्योंकि इससे अधिगम स्तर का तुलनात्मक अध्ययन समेकित किया जाता है। विकल्प तीसरा सही है दोस्तों। अगला जो हमारा प्रश्न है, प्रश्न यह है कि लिखित परीक्षा के अंतर्गत मूल्यांकन पद्धति की सर्वाधिक प्रमुख विशेषता यह होती है कि दोस्तों जो लिखित परीक्षा होती है, इस लिखित परीक्षा के अंदर जो मूल्यांकन पद्धति है, उस मूल्यांकन पद्धति की सर्वाधिक प्रमुख विशेषता कौन सी है? वो प्रमुख विशेषता यह है कि इसमें संपूर्ण पाठ्यक्रम पूर्व सूचित करके निर्धारित समय पर प्रश्न पत्र के रूप में प्राप्त होता है। जो विकल्प तीसरा है दोस्तों, इसका सही उत्तर विकल्प तीसरा है कि इसमें संपूर्ण पाठ्यक्रम पूर्व सूचित किया जाता है कि जो आपकी लिखित परीक्षा होगी इसके अंदर कौन सा पाठ्यक्रम आएगा दोस्तों, यह आपको पहले से सूचित किया जाता है दोस्तों, और निर्धारित समय तय किया जाता है कि यह पाठ्यक्रम आएगा और इस दिन परीक्षा होगी और ये प्रश्न पत्र के रूप में आपको प्राप्त होगा दोस्तों। तो क्या है? इसका विकल्प तीसरा सही है दोस्तों। अगला हमारा प्रश्न है कि सामाजिक परिपक्वता का अर्थ है दोस्तों बालक का फल की भांति पकना, बालक में सद्बुद्धि एवं विवेक का विकास होना, बालक में सामाजिक कुशलताओं का विकास होना, बालक का प्रौढ़ के समक्ष संतुलित सामाजिक व्यवहार का प्रदर्शन करना। तो बालक में क्या है दोस्तों? सामाजिक कुशलताओं का विकास होना। विकल्प तीसरा सही है दोस्तों। अगला जो हमारा प्रश्न है
कि बालक बालिकाओं के सामाजिक विकास का आधारभूत अभिकरण कहा जाता है दोस्तों। जो बालक बालिकाओं के सामाजिक विकास का जो आधारभूत अभिकरण है दोस्तों, क्या है आधारभूत अभिकरण। आधारभूत अभिकरण किसको कहा जाता है दोस्तों, तो आधारभूत अभिकरण दोस्तों समुदाय को कहा जाता है। किसको दोस्तों, आधारभूत अभिकरण क्या है दोस्तों, समुदाय है। क्या है दोस्तों, समुदाय है। यानी कि बालक बालिकाओं के सामाजिक विकास का जो आधारभूत अभिकरण है वो है दोस्तों समुदाय। विकल्प तीसरा इसका सही उत्तर है दोस्तों। अगला जो हमारा प्रश्न है कि सामाजिक बुराई को दूर करने के लिए आप क्या करेंगे दोस्तों, तो सामाजिक बुराई को दूर करने के लिए हम दोस्तों जन चेतना जागृत करेंगे। क्या करेंगे दोस्तों, जन चेतना जागृत करेंगे। पहला विकल्प इसका सही है दोस्तों। अगला जो हमारा प्रश्न है कि ज्ञानार्जन के लिए शिक्षक को होना चाहिए दोस्तों। ज्ञानार्जन का अर्थ होता है दोस्तों, ज्ञान अर्जन के लिए शिक्षक को क्या होना चाहिए दोस्तों, ज्ञानार्जन के लिए क्या होना चाहिए शिक्षक को दोस्तों, सजग होना चाहिए। क्या होना चाहिए दोस्तों, सजग। यानी कि ज्ञानार्जन, ज्ञान के अर्जन के लिए शिक्षक को सजग होना चाहिए। जहां कैसे भी शिक्षक को ज्ञान मिले दोस्तों, सजग होकर उस ज्ञान को लेना चाहिए दोस्तों। ठीक है। अगला जो हमारा प्रश्न है दोस्तों, वो प्रश्न यह है कि वाणी एवं भाषा का विकास न होने का कारण है दोस्तों। यदि एक बालक के अंदर वाणी यानी कि बोलने की क्षमता एवं भाषा, वाणी एवं भाषा का विकास न होने का कारण है दोस्तों जन्म से बहरापन। क्या है दोस्तों, जन्म से बहरापन है कि एक बालक के अंदर जो वाणी एवं भाषा का विकास नहीं हो रहा है तो वो क्या है, जन्म से बहरा है। यानी कि इसका जो प्रमुख कारण है वो प्रमुख कारण यह है कि वो जन्म से बहरा है दोस्तों। तो विकल्प इसका तीसरा सही है। अगला प्रश्न है कि ऑपरेशन ब्लैक बोर्ड का क्या अर्थ है दोस्तों, तो ऑपरेशन ब्लैक बोर्ड का अर्थ है कि प्राथमिक स्कूलों की सुविधाओं में सुधार लाना। जितने भी प्राथमिक स्कूल है दोस्तों कक्षा 1 से 5 तक, इन सभी स्कूलों में क्या है दोस्तों, सुविधा है। जितने भी इन सभी सुविधाओं के अंदर क्या लाना दोस्तों, सुधार लाना है। ऑपरेशन ब्लैक बोर्ड का यह अर्थ होता है। तो पहला ही इसका सही उत्तर है विकल्प 1 दोस्तों। अगला जो हमारा प्रश्न है कि निम्नलिखित में से कौन सा दृश्य सर्वे सामग्री है दोस्तों। दृश्य सर्वे यानी कि जिसे हम देख भी सकते हैं और सुन भी सकते हैं। तो रेडियो दोस्तों, रेडियो के अंदर हम दोस्तों सिर्फ सूचनाएं सुन सकते हैं। रेडियो के अंदर हम सिर्फ समाचार सुन सकते हैं। वो जो समाचार चल रहे हैं दोस्तों रेडियो के अंदर उनको हम नहीं दे सकते। तो जो रेडियो है दोस्तों वो क्या है, एक सर्वे सामग्री है। ब्लैक बोर्ड दोस्तों, ब्लैक बोर्ड को हम सिर्फ देख सकते हैं। ब्लैक बोर्ड पर जो लिखा गया है दोस्तों उसको हम सिर्फ देख सकते हैं। ब्लैक बोर्ड पर जो लिखा गया है उसको हम नहीं सुन सकते। यानी कि जो ब्लैक बोर्ड है वो दृश्य सामग्री है दोस्तों। टेलीविजन, टेलीविजन के अंदर जो भी प्रोग्राम कार्यक्रम आते हैं दोस्तों हम उसको देख भी सकते हैं और सुन भी सकते हैं। तो जो टेलीविजन है दोस्तों वो दृश्य और श्रव्य सामग्री है। क्या है दोस्तों, टेलीविजन, टेलीविजन एक दृश्य और श्रव्य सामग्री है। क्या है दोस्तों, टेलीविजन दृश्य और श्रव्य सामग्री है। दृश्य और श्रव्य सामग्री है टेलीविजन। क्या है दोस्तों, टेलीविजन दृश्य और श्रव्य सामग्री है। विकल्प तीसरा इसका सही उत्तर है दोस्तों। अगला जो हमारा प्रश्न है कि भूल सुधार पद्धति को किस प्रकार बढ़ावा दिया जा सकता है दोस्तों। जो भूल सुधार पद्धति है इसको किस प्रकार से बढ़ावा दिया जा सकता है दोस्तों, तो इसको बढ़ावा देने के लिए दोस्तों को नाटकीय तरीके से बढ़ावा दिया जाता है। किससे दोस्तों, नाटकीय तरीके से बढ़ावा दिया जाता है। नाटकीय तरीके से बढ़ावा दिया जाता है, नाटकीय तरीके से। तो इसका जो सही उत्तर है दोस्तों, सही उत्तर है चौथा। कौन सा दोस्तों, इसका सही उत्तर है वो है चौथा दोस्तों। प्राप्त संकेतों का व्यक्तिगत अर्थ से जोड़ने की प्रक्रिया कहलाती है दोस्तों। जो प्राप्त संकेत है उस प्राप्त संकेत को आप व्यक्तिगत अर्थ से जोड़ते हो दोस्तों, तो अर्थ से जोड़ने की प्रक्रिया क्या कहलाती है दोस्तों, सुसाध्यक कहलाती है। क्या कहलाती है दोस्तों, सुसाध्यक कहलाती है। सुसाध्यक कहलाती है दोस्तों। अगला जो हमारा प्रश्न है दोस्तों वो प्रश्न यह है कि आपको यदि व्यवसाय के चयन के लिए स्वतंत्रता दी जाए तो आप सर्वोच्च प्राथमिकता देंगे दोस्तों। यदि आपको कोई व्यवसाय करने के लिए कहा जाए कि आपकी इच्छा हो, मनपसंद हो जो व्यवसाय करे दोस्तों, तो आप सबसे पहले किसे प्राथमिकता देंगे, चिकित्सा को, बैंक अधिकारी को, शिक्षण को, कानून को। तो दोस्तों आप शिक्षक बनने जा रहे हो तो आपका पहला कर्तव्य है कि आप शिक्षण को क्या करोगे दोस्तों, शिक्षण को मनपसंद का व्यवसाय चुनोगे। किसको दोस्तों, शिक्षण को चुनोगे। तो इसका राइट आंसर क्या है दोस्तों, शिक्षण। क्या है दोस्तों, राइट आंसर इसका शिक्षण है। विकल्प तीसरा, शिक्षण को चुनेंगे दोस्तों। अगला जो हमारा प्रश्न है कि आज की संपूर्ण शिक्षा प्रणाली सैद्धांतिक तथा उद्देश्यहीन हो गई है, इस कथन से आप
सहमत है, असहमत है, आंशिक रूप से सहमत है, संभवत है दोस्तों। आज की जो भी संपूर्ण शिक्षा प्रणाली है दोस्तों वो सैद्धांतिक तथा उद्देश्यहीन हो गई दोस्तों। ना तो सैद्धांतिक हुई है ना ही उद्देश्यहीन हुई है दोस्तों। सैद्धांतिक जरूर हुई है लेकिन उद्देश्यहीन नहीं हुई है। इसलिए हम इस कथन से क्या है दोस्तों असहमत है। क्या है दोस्तों इस कथन से असहमत है। तो इसका जो उत्तर है दोस्तों वो दूसरा उत्तर है इसका। और आज का अंतिम प्रश्न बीएसटीसी का शिक्षण अभिरुचि 2014 का दोस्तों आज का अंतिम प्रश्न है कि उत्तम व्यवसाय योजना का निर्माण बिंदु है दोस्तों। जो उत्तम व्यवसाय है दोस्तों इस उत्तम व्यवसाय के योजना का दोस्तों जो निर्माण बिंदु है वो निर्माण बिंदु है कि व्यवसाय के बारे में आपको क्या पता होना चाहिए दोस्तों। व्यवसाय के जितने भी गुण और दोष है दोस्तों इन गुण और दोष का क्या हो दोस्तों इनके बारे में आपको क्या होना चाहिए पता होना चाहिए। गुण और दोष के बारे में क्या होनी चाहिए दोस्तों आपको जानकारी होनी चाहिए। तो इसका जो राइट आंसर है दोस्तों वो राइट आंसर है तीसरा कि व्यवसाय संबंधी गुण दोषों का क्या होना चाहिए आपके अंदर उपयुक्त ज्ञान होना चाहिए दोस्तों। तो आज की क्लास दोस्तों यही समाप्त करते हैं। आज हमारा बीएसटीसी का जो शिक्षण अभिरुचि का था दोस्तों आज हमने पूरा पेपर सोल्व किया था टुकड़ों में ना बांटकर दोस्तों। तो हमारी क्लास आपको पसंद आई हो तो लाइक करें, कमेंट करें और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूले दोस्तों। धन्यवाद आपका।